समझ में आई होगी। तो हम इस कविता के अंतर्गत जो छोटी छोटी कृतियां दी गई है उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कविता में आपको यह सवाल उठता है कि मातृभूमि की विशेषताएं, एक कृतियां हल कीजिए। इसके अंतर्गत आपको प्रश्न आता है, अर्थात कोष्टक पूर्ण कीजिए इस प्रकार, या फिर संजाल पूर्ण कीजिए। इसके अंतर्गत आपको पूछेंगे कि मातृभूमि की विशेषताएं। तो अनेक सारी विशेषताएं इस कविता में मातृभूमि की बताई है। उसमें पहली विशेषता है हमारी मातृभूमि की, इस मातृभूमि में राम कृष्ण जैसे महान सपूत जन्मे हैं। ये मातृभूमि की पहली विशेषता है। देखिए, इस मातृभूमि में, इसमें अर्थात मातृभूमि में राम कृष्ण जैसे महान सपूत जन्मे हैं। तो दूसरी विशेषता कौन सी है? तो दूसरी विशेषता है इस कविता में मातृभूमि की बताई है, समुद्र नित्य इसकी पद रज धोता है। समुद्र भी हमारी मातृभूमि के पदों पर, चरणों पर पड़ी हुई रज धोता है। रज यानी धूल धोता है। और इसमें दूसरी विशेषता है हमारी मातृभूमि की, समुद्र भी नित्य हमेशा इसकी पद रज धोता है। ये दूसरी विशेषता है मातृभूमि की। तीसरी है, समुद्र भी हमारी मातृभूमि को प्रणाम करता है। अर्थात वह मातृभूमि के चरण छूने आता है, चरण छूता है, अर्थात मातृभूमि को प्रणाम करता है। इसलिए कविता में बताई है मातृभूमि की तीसरी विशेषता, समुद्र भी इसे प्रणाम करता है। और चौथी विशेषता है मातृभूमि की, मातृभूमि का पुण्य नाम है। हमारी मातृभूमि का नाम बड़ा पुण्य है, पवित्र है। हम गर्व से अपनी माता का, भारत माता, गर्व से हम कहते हैं हमारा देश कौन सा, हमारा वतन कौन सा, हमारी मातृभूमि कौन सी? तो भारत माता, भारत देश। तो हमारी इस भारत का नाम बड़ा पुण्य लगता है हमें, पवित्र नाम है। ये चौथी विशेषता। तो अर्थात इस प्रकार भारत मातृभूमि की अनेक सारी विशेषताएं इस कविता में बताई हैं। इसके अलावा भी आप छात्र उत्तर लिख सकते हैं, जैसे कि मातृभूमि हमारे लिए माथे का चंदन है, ये भी विशेषता लिख सकते हैं। मातृभूमि हमारे लिए गले का हार है, ये भी विशेषता आप लिख सकते हैं। हम सदैव मातृभूमि के गीत गाना पसंद करते हैं, ये भी विशेषता आप लिख सकते हैं। अर्थात उत्तर यही निश्चित है, ऐसे नहीं है। तो बच्चे अपने आकलनानुसार अनेक सारे इसके उत्तर लिख सकते हैं। दूसरी कृति हमें देखनी है, कवि मातृभूमि के लिए अर्पित करना चाहता है। अर्पित करना चाहता है मतलब क्या अर्पण करना चाहता है। तो इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा की है। कवि अपनी मातृभूमि के लिए अपना मन और अपनी देह अर्पण करना चाहता है। यहां चौखट में आएगा मन और दूसरी चौखट में आएगा देह। एक शब्दों में उत्तर लिखिए। इस प्रकार की भी कृति आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसमें इसके अंतर्गत ऐसे सवाल आ सकते हैं, कवि की जीवा पर किसके गीत हो? उत्तर है मातृभूमि, अर्थात कवि की जीवा पर मातृभूमि के गीत हो। तो उत्तर एक शब्द में लिखना है मातृभूमि। दूसरी कृति हो सकती है मातृभूमि के चरण धोने वाला। आपको समझ में आया ही होगा मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? तो उत्तर है समुद्र। मातृभूमि के सपूत कौन है? एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए। उत्तर है मातृभूमि के सपूत
श्री राम और कृष्ण, ये उसके दो उत्तर आएंगे। इसके अलावा आपके पाठ्यपुस्तक में प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो किसका नाम प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य है? तो उत्तर है, कविता का शीर्षक ही है मातृभूमि। तो मातृभूमि का नाम, हमारे मातृभूमि का नाम सुनने सुनाने योग्य है। तो उत्तर लिखना है मातृभूमि। और भी एक कृति है आपके पाठ्यपुस्तक में, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। अर्थात नवाना का अर्थ बताया आपको, नवाना या नवाऊं का अर्थ है झुकाना। मातृभूमि के चरणों में कवि इसे नवाना चाहता है। उत्तर है शीश। कवि मातृभूमि के चरणों में शीश झुकाना, शीश नवाना चाहता है। तो उत्तर लिखना है शीश। इसके अलावा आपको भाषा बिंदु के अंतर्गत व्याकरण कृतियां दी गई है। तो इसमें अनेक सारे विराम चिन्ह दिए हैं। इसका अध्ययन हमें अगले वीडियो में विराम चिन्हों का अभ्यास करना है। तो आप अपने नॉलेज अर्थात अपना हिंदी का जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत भी आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इसमें केवल प्रयास करेंगे हम मौखिक रूप में। आपके पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 2 पर कुछ विराम चिन्ह दिए हैं। एक विराम चिन्ह है इस प्रकार का, इसका हिंदी नाम हमें लिखना है। इसका हिंदी नाम है खड़ी पाई। कुछ छात्र इसे पूर्ण विराम भी कहते हैं, वह भी उत्तर सही है, खड़ी पाई या पूर्ण विराम। अगला एक विराम चिन्ह आपके पाठ्यपुस्तक में दिया है, जिसका आपको नाम लिखना है। इसका नाम आप जानते होंगे, ये है अर्ध विराम। नाम है इसका अर्ध विराम। केवल नाम लिखने हैं विराम चिन्हों के। आगे हैं और एक चिन्ह आपके परिचय का ही है, जिसको इस प्रकार से बनाया है। इसका नाम आप जानते ही होंगे। क्या है नाम बच्चों इसका? तो इसका नाम है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, इस प्रकार से इसका नाम है। एक और विराम चिन्ह है, एक छोटी सी ऐसी डैश है, इसका नाम है योजक चिन्ह। क्या नाम है? योजक चिन्ह। इसके अलावा आपके पाठ्यपुस्तक में और एक चिन्ह बनाया है, इस प्रकार से। इस प्रकार से चिन्ह है वह। इसका नाम विस्मयादि बोधक चिन्ह। मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं, हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऐसा उसका नाम है। साथ ही साथ आगे एक आपको चिन्ह दिखाई देगा। इस प्रकार से वह चिन्ह पाठ्य पुस्तक के अंदर बनाया है और आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम है इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह। बराबर ठीक इसके आगे और एक ऐसा चिन्ह आपको दिया है। तो इसका नाम है कि दुहरा अवतरण चिन्ह। देखिए उसका नाम क्या है, इसका दुहरा अवतरण चिन्ह। उसके आगे आपको एक लंबी रेखा, योजक चिन्ह से थोड़ी लंबी ऐसी सीधी रेखा दिखाई देती है। इस चिन्ह का नाम है निर्देशक चिन्ह। नाम है इसका निर्देशक चिन्ह।
इस प्रकार यहाँ आपको विराम चिन्ह दिए हैं और इन विराम चिन्हों का आप नाम लिखिए और अपने अपने सार्थक वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। आप अपने छोटे छोटे वाक्य इन चिन्हों के लिए बना सकते हैं। इन विराम चिन्हों का अभ्यास हम अगले वीडियो में जरूर अलग से करेंगे। साथ ही साथ भाषा बिंदु इस घटक के अंतर्गत उपयोजित लेखन उसके नीचे दिया गया है। उपयोजित लेखन के अंतर्गत शब्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करने के लिए कहा है। शब्द दिए हैं असंगत शब्द, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी, दूसरा है पहेली यानी आपके अर्थात पहेली का अर्थ है शब्द कोड़े। पहेली का दूसरा अर्थ है निर्माण हुई समस्या, निर्माण हुआ जटिल प्रश्न, ऐसा भी उसका अर्थ हो सकता है। स्वप्न यानी सपना और कांच यानी शीशा, यानी कांच यानी शीशा, शीशा यानी कांच। मराठी में कांच, हिंदी में कांच। एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई संबंध नहीं है, इसे कहा जाता है असंगत शब्द। इन असंगत शब्दों के आधार पर आप अपनी मनगढ़ंत कोई भी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लेखन करते समय उस कहानी में ये दिए हुए शब्द परिच्छेदों में कहीं ना कहीं कम से कम एक बार जरूर आने चाहिए। उस कहानी में कहीं ना कहीं आपको स्वप्न शब्द का उपयोग करना है, ग्रंथालय शब्द का उपयोग करना है, पहेली शब्द का उपयोग एक बार कम से कम करना है और कांच शब्द का उपयोग करना है। आप इनका प्रयोग 2-3 बार 10 बार करेंगे तो कोई या नहीं इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये शब्द दिए हुए एक बार तो आने ही आने हैं। जब इनका प्रयोग आप कहानी में करते हैं तो उनको रेखांकित भी करना अत्यंत जरूरी है। कहानी लिखकर पूरी होने के बाद उस कहानी से प्राप्त होने वाली सीख एक वाक्य में लिखनी अत्यंत जरूरी होती है, क्योंकि सीख के लिए अलग से 1 अंक दिए जाते हैं। इस कहानी का शीर्षक इस कहानी से मिलता जुलता, कहानी के लिए समर्पक, आकर्षक ऐसा शीर्षक कहानी की शुरुआत में आपको लिखना है, क्योंकि कहानी का शीर्षक लिखने के लिए पूरा 1 अंक होता है। शुद्ध वर्तनी में शीर्षक लिखा तो 1 अंक होता है और सीख लिखी तो 1 अंक अलग से होता है। शीर्षक के लिए 1 अंक, सीख के लिए 1 अंक, हो गए 2 अंक। तो कहानी लेखन के लिए अलग से 3 अंक होते हैं, तो 3 और 2 5 हो गए। इस प्रकार 5 अंकों की कहानी पूछी जाती है। इस प्रकार से आप कहानी लेखन का भी प्रयास कर सकते हैं। आज इतना ही। हे मातृभूमि इस कविता का आज हमने अध्ययन किया है। आप इस कविता को मनपूर्वक पढ़िए, समझ में आई है जरूर, न आई हो तो दोबारा वीडियो देखिए और इस पर दी हुई कृतियां, पाठ्य पुस्तक पर पृष्ठ क्रमांक 2 पर दी हुई कृतियां आप अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।